के लिए महासंग्राम होने वाली है, जिनका सब्जेक्ट राजनीति शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिएगा, क्योंकि आपकी जो परीक्षा में प्रश्न आने वाले हैं वो लगभग लगभग आज की इस वीडियो से ही आने वाले हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आज हमारा पेपर जो हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड उसका उत्तर बताएंगे, पीडीएफ देंगे, और उसके बाद जब आपका पेपर आएगा तो आप लोग खुद ही देख लीजिएगा कि हाँ भाई, जब पेपर हो जाएगा तभी आपको पता चलेगा कि आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन विश्वास करके जाएंगे तो आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको इसी वर्ष 2024 का एक मॉडल पेपर आपको दिखाएंगे, जिसमें से आपको पता चलेगा कि भैया पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर होता है थर्ड सेमेस्टर का, तृतीय सेमेस्टर का, वो किस प्रकार का आता है और उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं और कौन कौन से इस मॉडल पेपर से, इस क्वेश्चन पेपर से प्रश्न है जो आपकी परीक्षा में भी आ सकते हैं कल या परसों जब भी आपकी परीक्षा हो। तो ठीक है, सेमेस्टर आपका थर्ड है, सब्जेक्ट का नाम पॉलिटिकल साइंस है, ध्यान से सुन लीजिए, सब्जेक्ट आपका पॉलिटिकल साइंस है, और प्रश्न पत्र यानी कि पेपर का नाम है पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया। जिन भी छात्रों की परीक्षा जिन भी यूनिवर्सिटियों में पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया होने वाली है थर्ड सेमेस्टर में, उन सभी भारत के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, 75 का पूर्णांक है, लगभग लगभग सभी में होता है पूर्णांक। ठीक है, सबसे पहले अति लघुत्तरीय क्वेश्चन के बारे में जानेंगे, फिर लघुत्तरीय, फिर दीर्घोत्तरीय। तो पहला क्वेश्चन है भैया अति लघुत्तरीय का कि राजनीतिक प्रक्रिया क्या है, यानी कि जो राजनीति होती है, जो पॉलिटिकल होता है, इसका प्रोसेस आपको बताना है। ठीक है, ये परीक्षा में आपके कई बार आ चुका है, पिछले सालों में भी, तो इस बार भी आपकी परीक्षा में आने की पूरी उम्मीद है। तो इसके बारे में आपको तैयार कर लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो में जो जो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताऊंगा उन्हीं उन्हीं को आपको तैयार करके जाना है, क्योंकि भाई क्वेश्चन तो भाई हजारों की संख्या में बहुत सारे हैं, कोई बुक में है, सीरीज में है, लेकिन कौन कौन से आपकी परीक्षा में आने वाले हैं वो मैंने छांट लिए हैं, वही वही मैं आपको बताऊंगा, और वही वही का उत्तर आपको तैयार करना है। और कहाँ पे तैयार कर लेना है वो हम आप लोगों के लिए भी तैयार, मतलब कि उत्तर भी आप लोगों के लिए हम प्रिपेयर कर लिए हैं पीडीएफ सहित। ठीक है, तो आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, सिर्फ एक वीडियो देख लीजिए और आपको कोई अन्य वीडियो कहीं पर आपको भागने की जरूरत नहीं कि ये वीडियो भी देख लो वो भी देख लो, तो कहीं पर आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं पर आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न है कि भैया राजनीतिक दल की दो परिभाषा लिखिए। अब राजनीतिक पार्टियां जिसको आप लोग बोलते हैं कि, ठीक है, बहुत सारी पार्टियां जैसे कि बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई, सपा हो गई, ठीक है, और भी बहुत सारी जो पार्टियां होती हैं, ठीक है, जो राजनीतिक चुनाव, ठीक है, आपस में लड़ती हैं, इनका चुनाव होता है, उसके बाद कोई पार्टी जीतती है तो उसी का सरकार बनती है। तो वही आपको लिखना है इसमें कि राजनीतिक जो दल पार्टियां होती हैं उनकी दो परिभाषाएं लिखनी है। कभी कदार आता है परिभाषा से जुड़ा और हमेशा नहीं आता है। ठीक है, जिला पंचायत क्या है ये भी क्वेश्चन बहुत ही कम आता है, बहुत ही कम। ठीक है, तो आप पढ़ भी सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरी जानकारी के अनुसार कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि भारत में जातिवाद पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। तो जातिवाद को लेकर बहुत सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में फंस सकते हैं। बहुत सारे का मतलब ये कि कम से कम 2 प्रश्न फंस जाएंगे। ठीक है, और एक तो 100% आता ही आता है, तो 2 ज़्यादातर यूनिवर्सिटियों में फंसते हैं, तो इसको भी आपको प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका भी उत्तर आप लोगों को अभी मैं आपको बता दूंगा कि कैसे मिलेगा। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 356 के बारे में पढ़ लेना है, आर्टिकल जो, ठीक है, काफी हेल्पफुल क्वेश्चन है भी ये, हमेशा नहीं आता लेकिन कभी कदार आता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है स्थानीय स्वशासन क्या है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, हमेशा नहीं आता लेकिन कभी कदार रिपीट हो जाता है, तो ध्यान रखेंगे इस पर भी। ठीक है, ग्राम सभा क्या है, हालांकि ये जनरली क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन, लेकिन परीक्षा में बहुत कम देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। ओके, अगला प्रश्न है जातिवाद पर संक्षिप्त नोट लिखिए। मैंने आपको अभी क्या बताया था कि जातिवाद से जुड़े आपकी परीक्षा में 2-3 क्वेश्चन फंसते हैं। ठीक है, लेकिन एक तो पक्का ही पक्का फंसता है। तो जातिवाद पर संक्षिप्त नोट लिखिए, और ऊपर देखिए क्या क्वेश्चन था, जातिवाद से जुड़ा तो था, ऊपर वाला क्या लिखा है कि भारत में जातिवाद पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। देखिए दोनों क्वेश्चन लगभग सिमिलर है, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस है बस, हल्का सा। ठीक है, क्वेश्चन के मतलब कि क्वेश्चन को लिखने में, ठीक है, घुमा फिरा के पूछा गया और उत्तर एक ही होगा। ठीक है, दोनों का। अगला प्रश्न है कि धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, मेरी जानकारी के अनुसार जब जब परीक्षा हुई होगी पॉलिटिकल साइंस बी थर्ड सेमेस्टर की, उसमें धर्मनिरपेक्षता जरूर आया है। ठीक है, तो ये भी टॉप लेवल का क्वेश्चन है, इसका भी उत्तर आपको मिलेगा। ठीक है, इसको टिक कर लीजिए, इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, राजनीतिक पार्टी का अर्थ, यानी कि जो राजनीतिक पार्टियां होती है, जो राजनीतिक दल होते हैं, ठीक है, उनका मतलब क्या होता है उसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है आपकी परीक्षा के लिए। अब उसके बाद हम आ जाएंगे लघुत्तरीय में। अब लघुत्तरीय में देख लेते हैं कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। तो चलिए, पहला प्रश्न है कि भैया भारतीय राजनीति में जाति के प्रभाव। तो जातिवाद, देखिए तीसरा क्वेश्चन है जातिवाद से जुड़ा, देख लीजिए, मैंने आपको पहले बता दिया था ना कि 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, एक तो पक्का पक्का आएगा ही आएगा, लेकिन 3 क्वेश्चन देख लीजिए जातवाद से जुड़े ही आए हैं। ठीक है, कि आप सभी को मालूम भी है कि जात को लेकर, जात के नाम पर लोग वोट देते हैं भैया कि ये मान लीजिए कि यादव जाति का है तो इस भैया यादव को ही जिताइए, मौर्य जात का तो मौर्य जिताइए, ठाकुर जात का तो ठाकुर को जिताइए, ब्राह्मण जात का तो ब्राह्मण को जिताइए, मतलब कि जातिवाद को लेकर राजनीति की जाती है। ठीक है, तो उससे क्या होता है ना, बहुत सारे लोगों को नुकसान होता है। जातिवाद को लेकर, फिर जाति को लेकर किसी को वोट नहीं देना चाहिए। ठीक है, आपको वोट उसी इंसान को देना चाहिए, उसी हिसाब से देना चाहिए, ताकि वो आपको, आपके जब आगे आप सरकार बने तो आपके हित में कोई कदम उठाए, कोई योजना बनाए, और आप सभी के लिए इक्वल जो मतलब कि सिस्टम है, और सिस्टम की जो भी योजनाएं आती हैं, जो भी ऑफर आते हैं, या फिर जो भी स्कीम आती है, वो सभी तक पहुंचे। ठीक है, और सभी के लिए बराबर हो, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न भी बहुत पॉपुलर है कि भारत में
द्विदलीय व्यवस्था की विशेषताएं बताइए। तो ध्यान रखेंगे, भारत में एक दलीय व्यवस्था, भारत में दो दलीय व्यवस्था, भारत में तीन दलीय व्यवस्था। इन तीनों दलीय व्यवस्था के बारे में आपको पढ़ लेना है। ये हमेशा फंसते हैं, इस बार भी फंसेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत में धर्मनिरपेक्षता की क्या आवश्यकता है। देखिए ये दूसरा क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षता पे जुड़ा, तो एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा ही आएगा, गारंटी वाला है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत में मिलीजुली सरकार से आप क्या समझते हैं। ये भी मेरी जानकारी के अनुसार बहुत बार पूछा जा चुका है प्रश्न, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कटघरी का क्वेश्चन है और ये हमेशा आता है, तो ध्यान रखेंगे इसको। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आपको दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो दीर्घ उत्तरीय में आपको हम बता देने कौन कौन से क्वेश्चन तैयार कर लेना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि दबाव समूह से आप क्या समझते हैं। दबाव समूह अपने लक्ष्य की सिद्धि के लिए किन किन तरीकों को अपनाते हैं। ये क्वेश्चन 90% आप सभी की परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न आपको लघु उत्तरीय या फिर दीर्घ उत्तरीय में ही देखने को मिलता है। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय में बहुत ही कम आता है। ठीक है, और अगला प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की विशेषताएं क्या है, क्या यह भारत के लिए आवश्यक है। ये भी क्वेश्चन आपको लघु उत्तरीय या फिर दीर्घ उत्तरीय, ज्यादातर तो दीर्घ उत्तरीय में ही आता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, आने की उम्मीद है इस बार भी। अगला प्रश्न है कि मतदान व्यवहार से आप क्या समझते हैं। भारत में मतदाताओं के मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले तत्व। ठीक है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मतदान यानी कि वोट से संबंधित एक दो क्वेश्चन फंस जाते हैं परीक्षा में, लेकिन हमेशा नहीं फंसते। तो आप चाहते इसका उत्तर पढ़ सकते हैं, अदरवाइज इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, जितने भी प्रश्न इस मॉडल पेपर में दिए गए हैं, लगभग प्रश्नों का उत्तर आपको हमारी पीडीएफ में मिल जाएगा, जो कि हम आपको आगे दिखाने वाले हैं और बताने भी वाले हैं। और जिन भी प्रश्नों का एक आध दो तीन क्वेश्चन होंगे जिनका नहीं मिलेगा, उसको आपको इंटरनेट पर सर्च कर लेना है। ठीक है, तो चलिए आते हैं क्वेश्चन आंसर सीरीज पे। ये क्वेश्चन आपका कहाँ पर पूछा गया था, अभी आपने देखा था लघु उत्तर में पूछा गया था। देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में मिलीजुली सरकार या भारत में मिलीजुली सरकार, उसी का ये उत्तर है। देख लीजिए, पढ़ लीजिए। ठीक है, देखिए ऊपर क्वेश्चन है और मॉडल पेपर में पूछा गया और इसका उत्तर है। ठीक है, उत्तर लिखेंगे कि जब आम चुनाव में किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो कई दल मिलकर सरकार का गठन करते हैं, जिसे मिलीजुली सरकार या सम्मिलित सरकार कहा जाता है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में मिलीजुली सरकार की जो शुरुआत है 1967 में हुई थी, जो 1971 और ठीक है 1971 और 1989 से 2007 तक चलती रही। 1967 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मात्र 199 स्थान प्राप्त हुए। वह छोटे दलों एवं निर्दलीय विधायकों के साथ मिलकर चंद्रभान गुप्त के नेतृत्व में सरकार का गठन किया, लेकिन चरण सिंह द्वारा अपने 13 साथियों के साथ कांग्रेस पार्टी छोड़ देने से प्रदेश सरकार 17वें दिन ही गिर गई और विपक्ष के सहयोग से चरण सिंह मुख्यमंत्री बने। ठीक है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मान लीजिए कि कोई पार्टी है, जैसे कि इस समय एग्जाम्पल के रूप में बीजेपी का बहुत बड़ा मतलब कि माहौल है, माहौल बीजेपी का बहुत बड़ा माहौल है, उत्तर प्रदेश में लीजिए या फिर पूरे, ठीक है, केंद्र में लीजिए, तो बीजेपी का बहुत बड़ा मतलब कि वाहवाही है और साथ साथ में इसका बहुत बड़ा भौकाल है और माहौल बना हुआ है बीजेपी का। तो बीजेपी को हरा पाना अब किसी भी सरकार के बस में नहीं है। ठीक है, जहां तक 90% तो नहीं है। ठीक है, तो अब बाकी की जो सरकारें हैं उत्तर प्रदेश में, सपा है, कांग्रेस है, ठीक है, और ठीक है, और कौन सी है बताइए, मायावती वाली सरकार। ठीक है, और भी कई कई छोटी छोटी पार्टियां हैं। ठीक है, तो जो बसपा है, ठीक है, मायावती वाली, तो अगर ये तीनों एक पे मिल जाएं, ठीक है, भाई सपा भी अलग है, कांग्रेस भी अलग है और भाजपा भी अलग है और बसपा भी अलग है। ठीक है, तो ये तीनों अलग अलग, लेकिन सबसे जो स्ट्रॉन्ग है, जिसका ज़्यादा माहौल बना वो बीजेपी है। ठीक है, तो बार बार इस समय 2 पंचवर्षीय से लगातार बीजेपी जीत रही है। अगर सपा, कांग्रेस और जो बसपा है, ये तीनों का गठबंधन हो जाए, ये कह सकते हैं कि मिलजुल जाए, आपस में एक साथ मिल जाए, ठीक है, सभी दल, उसके बाद अगला चुनाव लड़ें, जब मान लीजिए पंचवर्षीय आए, तो तब हो सकता है कि ये जीत जाएं। ठीक है, वो भी उम्मीद पूरी नहीं है। तब इसको हम मतलब कि एक सारी जो पार्टियां हैं तीनों, मतलब कि सपा, कांग्रेस और बसपा, ये तीनों एक मिल जाएं, तब इसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मिलीजुली सरकार या फिर गठबंधन। ठीक है, तो इस प्रकार इसका परिचय लिखेंगे, काफी हेल्पफुल महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान देंगे। ठीक है, अब आ जाएंगे हम अगले प्रश्न की ओर, जो कि कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है और ये भी आपके मॉडल पेपर में ऊपर जो मॉडल पेपर दिया था उसमें प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, वही मैंने आपको बताया था कि एक दल प्रणाली, द्विदल, बहुदलीय, ये पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और वहाँ पर प्रश्न दो दलीय फिर शायद कि एक दलीय फिर आया था, अभी आपको दिखाया था ना मैंने, तो इस प्रश्न के बारे में जरूर पढ़ेंगे, कई बार आता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो दल प्रणाली है इनके 3 रूप हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है विभिन्न रूपों के बारे में बताइए, तो इसमें से कोई भी रूप आ सकता है, कोई भी दल के बारे में पूछा जा सकता है। तो भारत में 3 प्रकार के दल हैं। ठीक है, एक है प्रथम दल प्रणाली, दूसरी द्विदल और तीसरी बहुदलीय। ठीक है, तो इसमें पहले ठीक है, एक दल प्रणाली में ये होता है कि प्रथम महायुद्ध के बाद एक दल प्रणाली का उदय हुआ। रूस, जर्मनी, इटली, चीन तथा कई यूरोपीय देशों में भी इस प्रकार शासन प्रचलित हुआ। एक शासन प्रणाली में राज्य में कोई अन्य दल नहीं होने पाता था, वे अन्य दल का अस्तित्व ही सहन नहीं कर सकते थे, मतलब एक ही दल हुआ करता था कुल मिला के बस। ठीक है, और द्विदल प्रणाली में क्या हुआ, तो द्विदल प्रणाली में ये हुआ कि प्रजातंत्र की सफलता के लिए दल प्रणाली आवश्यक है। ठीक है, प्रजातंत्र, ठीक है, किसी भी मान लीजिए कि ठीक है सरकार है या फिर कोई भी पार्टी है, तो उसकी सफलता के लिए भैया दल प्रणाली का होना आवश्यक है। और विभिन्न देशों की दल प्रणालियों की अपनी अपनी विशेषताएं, मतलब अलग अलग फीचर्स, अलग अलग क्वालिटी,
अलग अलग सिस्टम होता है, ठीक है। द्विदलीय प्रणाली में मतदाता प्रत्यक्ष रूप से इस बात का निर्णय करते हैं कि देश में किस दल का शासन उचित होगा, ठीक है। मतलब जो मतदाता होते हैं वो सोचते हैं कि भैया किसको जिताया जाए, भाजपा को जिताया जाए या फिर सपा को जिताया जाए, फिर या कांग्रेस को जिताया जाए। तो आपस में लोग सोचते हैं और सोचने के बाद एक उचित निर्णय लेते हैं, ठीक है। तो इसे ही बोला जाता है द्विदलीय प्रणाली। इस प्रकार लिखेंगे सिंपल सा उत्तर, ठीक है, कोई हार्ड लेवल का नहीं। और बहुदलीय के बारे में तैयार कर लेंगे, वो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। उसका उत्तर आपको इंटरनेट पर सर्च करना पड़ेगा। और ये जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलने जा रहा है आगे, ये परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है, मुझे मेरी जानकारी के अनुसार। ये क्वेश्चन ये कि भारतीय संविधान में 74वें संवैधानिक संशोधन पर प्रकाश डाली। मतलब कि जो 74वां बार संशोधन किया गया था संविधान में, वो किस चीज़ के लिए किया गया था, क्यों किया गया था, उसी के बारे में ये उत्तर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। उत्तर नीचे बिल्कुल सिंपल भाषा में, ठीक है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि संविधान में 11वीं अनुसूची के संशोधन द्वारा जोड़ी गई 73वें संवैधानिक संशोधन पर प्रकाश डालिए। ये इतना महत्वपूर्ण है तो आप इसे इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। कभी कदार आता है। दबाव समूह देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपका कहाँ पर पूछा गया था, अभी अभी ऊपर जो मॉडल पेपर दिखाया उसके दीर्घ उत्तर में पूछा गया था। कितने नंबर का था, करीब करीब आपको उसके लिए 12 से 15 नंबर दिए गए हैं, ठीक है, अगर इसका उत्तर देंगे तो, ठीक है। तो ये बहुत ही हेल्पफुल क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आने की उम्मीद है। तो दबाव समूह के बारे में लिखेंगे। आज के युग में दबाव समूह की भूमिका काफ़ी बढ़ गई है, इसलिए इसके द्वारा अपने हितों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं, ठीक है। और दबाव समूह द्वारा किए जाने वाले प्रमुख कार्य निम्न है, जो कि एक एक करके हम आपको बता रहे हैं। तो पहला है भैया कि अपने सदस्यों के हितों की पूर्ति के लिए प्रयत्न करना। मतलब कि कोई पार्टी है या फिर कोई मान लीजिए आपके जानकार है, मतलब कि आपकी जानकारी का कोई रिलेशन का आपका कोई दोस्त है, कोई दोस्त का दोस्त है, ठीक है, या फिर आपके पार्टी का कोई व्यक्ति है, ठीक है। तो उसके मतलब कि मदद के लिए या फिर उसके सारे कार्य पूर्ण हो, उसके लिए आप लगातार प्रयास यानी प्रयत्न करते रहते हैं, ठीक है। तो पहला ये हो गया। दूसरा है जनमत के निर्माण में सहायक, ठीक है। तीसरा है लोकतंत्र के संचालन में सहायक। तीसरा है कार्यपालिका की निरंकुशता, ठीक है, निरंकुशता पर प्रतिबंध। और पांचवा है विधि निर्माण में सहायक। अगला निर्वाचन कार्य में सहायक, ओके। और अगला है राजनीतिक चेतना के निर्माण में सहायक। और अगला व्यक्ति और सरकार के मध्य संचार के साधन। तो ये कुछ प्रमुख कार्य हैं जिनको आपको ध्यान रखना है दबाव समूह के। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, कई बार आ चुका, ध्यान रखेंगे। अगला भी क्वेश्चन उसी से संबंधित है, तो ध्यान कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारत में चुनाव सुधार पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि भारत में अब तक लोकसभा के 14 आम चुनाव हो चुके हैं। इन सभी चुनावों में कुछ कमियों या फिर कुछ कमियां देखने को मिली हैं, इसलिए समय समय पर चुनाव में सुधार करने के लिए सुझाव देने के लिए विभिन्न समितियों में आयोग का गठन किया गया है। इन आयोगों ने अपने सुझाव सरकार को सौंप दिए हैं, लेकिन कुछ सुझाव पर ही अब तक मतलब कि ध्यान दिया जा सका है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई चुनाव हर बार होता तो हर बार भैया नया सिस्टम आता है, डिजिटल इंडिया बन गई तो हर बार कोई ना कोई जो मतलब प्रक्रिया होती है वो बदलती है और एडवांस लेवल की आती है। तो भैया इसके लिए पहले जब चुनाव होने से पहले एक टीम की गठन किया जाता है, ठीक है। बहुत सारी अलग अलग मीटिंग होती है और उसके बाद एक समिति तैयार की जाती है कई लोगों की, ठीक है। उसके बाद एक बहुत बड़ी मीटिंग होती है, उसमें डिसाइड किया जाता है कि इस बार जो इलेक्शन है, चुनाव है, वो किस प्रक्रिया से कराया जाएगा और क्या ऐसे आसान तरीके हैं जिससे ठीक है आम जनता को भी लाभ होगा और सरकार को भी लाभ होगा और किसी को ज़्यादा समस्याएं नहीं होंगी, ठीक है। तो इन सभी का पहले गठन किया जाता है, फिर गठन करने के बाद इन लोगों को ये सब लोग, ठीक है, जो मुख्य सरकार रहती है उसको सुझाव देते कि ये चीज़ ऐसे ऐसे की जाए तो बहुत ही बेहतर रहेगा और आसान रहेगा, ठीक है। तो इनमें लगातार हर साल और हर पंचवर्षीय सुधार कोई ना कोई किया जाता है, ठीक है। और वहीं पर लिखा है कि भैया ध्यान से सुनेंगे ये कि तारकुंडे समिति, एक समिति है जिसका नाम है तारकुंडे, ठीक है। तो इन्होंने चुनाव सुधार के लिए कुछ सुझाव दिए हैं। सबसे पहले महाराष्ट्र उच्च न्यायालय के न्यायाधीश वी एम तरकुंडे की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इस समिति में कुछ सुझाव दिए गए हैं जो कि आप लोगों के समस्त प्रस्तुत हैं। इन्होंने कहा कि मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी जाए। चुनावों में राजनीतिक दल अपनी आय व्यय का ब्यौरा रखें। राजनीतिक दलों को सरकार की तरफ से चुनावी खर्चा दिया जाए, ठीक है। चुनाव के समय सरकार केवल काम चलाऊ रूप से कार्य करे। निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए, ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया जाए। तो ये कुछ सुझाव दिए हैं जो कि महाराष्ट्र उच्च न्यायालय के न्यायाधीश वी एम तरकुंडे ने। तो उन्हीं के सुझाव याद रखेंगे, तभी से ये 18 हो गई, ठीक है। 18 वर्ष वाला अगर आप हो गए तो आप तब की चुनाव जब होगा तो उसमें वोट डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, ओके। धर्मनिरपेक्षता जो कि हमेशा आता, कभी भी ये प्रश्न छूटता ही नहीं है और इस बार भी गारंटी आपकी परीक्षा में फंसेगा, ठीक है। तो उत्तर लिखेंगे कि संविधान में भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। यहाँ सरकार का अपना कोई धर्म नहीं है, सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है या फिर अधिकार दिया गया है। यहाँ कोई भी भारतीय नागरिक अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म का पालन कर सकता है या किसी भी धर्म का परित्याग कर सकता है, लेकिन जब प्रलोभन के आधार पर या जबरदस्ती किसी भी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन कराया जाए तो वो विवाद का कारण होता है। इसलिए अब इस विचार विमर्श किए जाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। मतलब कहने का मतलब ये धर्मनिरपेक्षता। धर्म में बहुत सारे लोग आ जाएंगे, धर्म, हिंदू धर्म के लोग, मुस्लिम धर्म के लोग, सिख धर्म के लोग, ईसाई। तो इसमें कह रहा कि जो हमारा देश है वो धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये हो गया कि जो हमारे केंद्र में सरकार बैठी है, फिर राज्य में सरकार बैठी है, वो किसी एक पार्टिकुलर धर्म की
वो चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम हो या फिर सिख ईसाई, किसी एक पार्टिकुलर सिर्फ एक ही धर्म का प्रचार नहीं करेगी, ना एक ही धर्म के बारे में बात करेगी, ठीक है, कि भैया आप हिंदू धर्म के हैं, जो जो हिंदू धर्म के हैं उनके लिए बहुत सारी स्कीम, उनके लिए हर साल, ठीक है, 5-5 हज़ार रुपये दिए जाएंगे और 6 महीने पे उनको, ठीक है, अलग से उनका 2-2 हज़ार का भत्ता दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सिर्फ ना कि हिंदू के लिए। तो ये चीज़ जितने भी हमारे धर्म के लोग भारत में रहते हैं या फिर राज्य में रहते हैं, उन सभी के लिए समान व्यवहार होना चाहिए, ठीक है। और धर्म में बहुत सारे अलग अलग स्वतंत्रताएं हैं, ठीक है। अगर आप मुस्लिम हैं तो आप हिंदू धर्म को स्वीकार कर सकते हैं, यदि आप हिंदू हैं तो आप मुस्लिम धर्म स्वीकार कर सकते हैं, आप सिख हैं तब भी हिंदू आ सकते हैं, यदि हिंदू हैं तो आप सिख में आ सकते हैं। तो आप आसानी से धर्म परिवर्तन कर सकते हैं, ये संविधान में लिखा गया है कि आप पूरी तरह स्वतंत्र हैं। लेकिन बस आपको इस बात को ध्यान रखना है कि किसी भी जोर जबरदस्ती से किसी भी इंसान का धर्म बदलवाया नहीं जा सकता, फिर जबरियन किसी को ये नहीं कहा जा सकता है किसी, ठीक है, किसी को ज़बरदस्ती या फिर किसी को मजबूर करके उसको धर्म, ठीक है, धर्म को चेंज कराएँ, फिर धर्म को परिवर्तन कराएँ, ये कानून के खिलाफ है और ये एक विवाद का कारण है, ठीक है? तो इसलिए ये नहीं किया जा सकता। बाकी आप धर्मनिरपेक्ष राज्य है तो आप किसी भी धर्म में आसानी से अपनी एंट्री कर सकते हैं, ओके? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जाति एवं वर्ग की सकारात्मक भूमिका। तो जातिवाद से जुड़ा क्वेश्चन आ गया, ध्यान से पढ़ लीजिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है? ओके, महिला सशक्तिकरण पर कई बार प्रश्न आ चुका है, महिला से जुड़ा, ठीक है? काफ़ी हेल्पफुल क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे, ठीक है? उसके बाद संप्रदायवाद, ये भी कई बार आ चुका है, ठीक है? इस बार मॉडल पेपर में नहीं आया लेकिन कई बार आ चुका है, संप्रदाय, ठीक है, सांप्रदायिकता और प्रदायवाद से जुड़ा, ध्यान रखेंगे। भारत में राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति शासन की राजनीति पर प्रकाश डालिए, ये भी कभी कदार आ जाता है, हमेशा नहीं आता, लेकिन ध्यान रखेंगे राष्ट्रपति से जुड़ा क्वेश्चन आएगा जरूर, ठीक है। राष्ट्रीय दल किसे कहते हैं, भी कई बार आ चुका है, इसको भी ध्यान रखेंगे। भारत में राष्ट्रीय दलों के नाम बताइए, भी हेल्पफुल क्वेश्चन है। तो देख लीजिए यहाँ पर भारत में राष्ट्रीय दल जो है, कांग्रेस है जिसका निशान हाथ का पंजा है, भारतीय जनता पार्टी जो कि कमल है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हंसिया और बाली है, ठीक है। इसी तरह पार्टियों के नाम है और उनके निशान है, ध्यान रखेंगे। एक बार मैंने देखा था, देखिए धर्मनिरपेक्षता तो आता है, और इस बार मैंने अभी एक यूनिवर्सिटी में परीक्षा हुई 2023 और 24 के सेशन में, उसमें धर्मनिरपेक्षता तो आता ही आता है, पंथ निरपेक्षता भी आया था। तो आपको धर्मनिरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता दोनों के बारे में तैयार कर लेना है, क्योंकि दोनों महत्वपूर्ण प्रश्न साबित हो रहे हैं, ठीक है, जरूर आएंगे। महिलाओं की प्रगति के लिए विश्व महिला सम्मेलन, यानी कि महिलाओं से जुड़ा क्वेश्चन जरूर फंसेगा, ध्यान रखेंगे, काफ़ी हेल्पफुल क्वेश्चन भी है। तो इसी तरह आपको इस PDF में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के नजरिए से महत्वपूर्ण है, और ऊपर जो जो मैंने क्वेश्चन बताया मॉडल पेपर में, उनका भी लगभग उत्तर इसी में है। तो आप तैयार कर लीजिएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। ये PDF आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप पे दोनों पे मिल जाएगी, तो वहाँ से आप लोग को प्राप्त कर लेना है। कोई क्वेश्चन जरूर पूछे, मिलते हैं नई वीडियो में, जय हिंद। आप कहेंगे कोई आज का एग्जाम्पल दो, राजा भैया प्रतापगढ़